दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आज हम लोग जैकोबियन एज का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इस एज को हम द एज ऑफ जॉन डॉन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एज का जो प्रोमिनेंट राइटर थे, पोएट थे दोस्तों, वो थे आपके जॉन डॉन। दोस्तों जॉन डॉन के साथ एक पोएट्स का ग्रुप संबंधित है। उस पोएट ग्रुप्स का नाम क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि हम बात करें टाइम पीरियड की, तो जैकोबियन एज की शुरुआत होती है 1603 और ये रहता है आपको 1625 तक। दोस्तों ये जो टाइम था किंग जेम्स फर्स्ट का समय था। इसके पहले का जो पीरियड है इलिजाबेथन एज, उसमें दोस्तों इलिजाबेथ द फर्स्ट का टाइम पीरियड था। तो ये आप किंग का भी नाम याद रखिएगा, और उस एज का जो प्रोमिनेंट राइटर है वो कौन है उनका नाम याद रखिए। जैसे दोस्तों इलिजाबेथन एज की बात करें तो उसमें कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे। ठीक है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर थे। और डेवलपमेंट होती है किस चीज़ की, ड्रामा की, जिसमें आप देखते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स को। और दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं जैकोबियन एज। दोस्तों जैकोबियन एज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो ऐसे पोएट्स ग्रुप हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज डैट मेटाफिजिकल पोएट्स और सेकेंड इज डैट कैवेलियर पोएट्स। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में पूरे हम इंटायरली कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं इसी सेशन के अंत में। और फिर कैवेलियर पोएट्स कौन है इनके बारे में हम बात किए हैं। तो आपके सेशन का जो फोकस होगा वो होगा मेनली मेटाफिजिकल पोएट्री और कैवेलियर पोएट्री पे, क्योंकि इससे सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैकोबियन एज क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जैकोबियन एज रिफर्स टू द पीरियड ऑफ किंग जेम्स रीन 1603 टू 1625। तो जैकोबियन एज जो है ना, ये बताता है किंग जेम्स के पीरियड को, जो 1603 से लेकर 1625 तक इंग्लैंड में रहता है। इट फॉलोड द इलिजाबेथन एज। और किस एज के बाद आता है जैकोबियन एज, तो इलिजाबेथन एज के बाद आता है। और इलिजाबेथन एज को दोस्तों द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। एंड मार्क्ड अ शिफ्ट इन इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग टेंशन इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, व्हाइल द एरा रिटेन सम इलिजाबेथन वाइब्रेंसी। दोस्तों जो इलिजाबेथन के समय जो लिटरेरी ट्रेंड शुरू हुई थी उसका भी इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है। जैसे यूनिवर्सिटी विट्स की जो राइटर थे उनकी भी कुछ रचनाएं आती हैं। इट वाज डार्कर, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये जो जैकोबियन एज है दोस्तों, एक डार्कर एज की शुरुआत हो जाती है। मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड ऑफन सिनिकल, इन्फ्लुएंस्ड बाय अनसर्टेनिटी एंड करप्शन इन जेम्स कोर्ट। दोस्तों ये जो जेम्स द फर्स्ट का टाइम पीरियड रहा, ये बहुत अच्छा नहीं रहा राजनीतिक दृष्टिकोण से। इस समय यदि हम ड्रामा की बात करें तो इसमें वल्गरिटी काफ़ी आ जाती है, जिसके वजह से आगे चल के दोस्तों ड्रामा पे बैन हो जाता है, थिएटर्स बैन हो जाते हैं। और दोस्तों थिएटर्स बैन कब होते हैं, 1642 में दोस्तों ये बैन हो जाता है। ड्रामा जो थिएटर्स होते हैं बैन कर दिए जाते हैं। इतनी इसमें जो मतलब हर तरह से इसमें भ्रष्टाचार आ गए थे। मापन मतलब लेखन शैली का कोई भी एक मापदंड नहीं था, वल्गरिटी पूरा हावी हो गई थी। और ये कारण रहा कि किंग जेम्स का शासन, क्योंकि इनके शासन में खूब करप्शन होते हैं और चीज़ें निगेटिव वे में बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। किसी भी एज को दोस्तों समझना है तो उस एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझना चाहिए। और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे असेसन ऑफ जेम्स द फर्स्ट, इनकी कब असेसन होती है, गद्दी पे कब आते हैं, 1603 में, आफ्टर इलिजाबेथ फर्स्ट डेथ। जब क्वीन इलिजाबेथ की मृत्यु होती है तब जेम्स फर्स्ट, ये जेम्स 6 है, कौन है दोस्तों, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड बिकम जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। तो याद रखिए दोस्तों जो आपको जेम्स फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं ये स्कॉटलैंड के क्या थे, जेम्स 6 थे, जो जेम्स फर्स्ट बनते हैं इंग्लैंड में। यूनाइटिंग द क्राउन्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो क्राउन है वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और किंग जेम्स जो आप फर्स्ट हैं वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड के
6 थे। और कब वो राजगद्दी पे बैठते हैं दोस्तों? 1603 में बैठते हैं और वहीं से जैकोबियन एज की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों इनको मारने के लिए एक षड्यंत्र भी होता है जिसका नाम है गन पाउडर प्लॉट। याद रखिए किस किंग से संबंधित है, तो याद रखिएगा जेम्स द फर्स्ट ऑफ जैकोबियन पीरियड। षड्यंत्र होता है 1605 में, अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय कैथोलिक कंस्पायरेटर्स। ये कैथोलिक लोग एक कंस्पायर करते हैं टू एसासिनेट द किंग। एसासिनेट मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से मारना, राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना एसासिनेट होता है। एंड रीस्टोर अ कैथोलिक मोनार्क। दोस्तों ये लोग क्या चाहते थे? कैथोलिक मोनार्क को वहां पे रीस्टोर करना चाहते थे इंग्लैंड में, इसलिए एक प्लॉट होता है गन पाउडर प्लॉट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, टेंशन बिटवीन प्यूरिटन्स एंड कैथोलिक्स एंड एंग्लिकन्स इंक्रीज्ड फॉर शैडोइंग फ्यूचर सिविल अनरेस्ट। दोस्तों यहीं पे जो आगे सिविल वार होता है ना, उसका बीज बो दिया जाता है। यहाँ पे जो सोसाइटी है, कुछ प्यूरिटन्स होते हैं, कुछ कैथोलिक्स होते हैं, कुछ एंग्लिकन्स होते हैं। और ये जो कैथोलिक वाले थे यही लोग गन पाउडर प्लॉट का षड्यंत्र करते हैं किंग को एसासिनेट करने के लिए। तो बस दोस्तों इसमें याद रखिएगा इस स्लाइड से कि किंग जेम्स फर्स्ट जो है दोस्तों वो 1603 में इंग्लैंड का राजा बनते हैं और वहीं से जैकोबियन एज की शुरुआत होती है। और जैकोबियन एज इलिजाबेथन एज के बाद आता है। और ये जो किंग जेम्स फर्स्ट है ना, यही स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे और इन्हीं को मारने के लिए गन पाउडर प्लॉट आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इस एज के लिटरेरी ट्रेंड्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे याद रखिएगा डार्क एंड पेसिमेटिक थीम्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इलिजाबेथन एज जो था ना, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का था, ड्रामा के लिए था। हर तरह की रचनाएं उसमें विकसित हुई, फ्लोरिस्ट किए उसमें जो भी राइटर थे। लेकिन जैसे ही जैकोबियन एज आता है ना, तो एक तरह से इसको पेसिमिस्टिक थीम्स के लिए जाना जाता है, डार्क एज के लिए जाना जाता है। ऑन लाइक द ऑप्टिज्म ऑफ इलिजाबेथन एज, बिल्कुल इलिजाबेथन एज के विपरीत, जहाँ पे एकदम ऑप्टिमिस्टिक माहौल था, उसके विपरीत यहाँ पे ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, सॉरी पेसिमिस्टिक माहौल बन जाता है, नकारात्मक। जैकोबियन लिटरेचर ऑफन एक्सप्लोर्ड बिट्रेयल, करप्शन एंड मोरल डीके, मतलब नैतिकता का ही बर्बादी है। नैतिकता मतलब इस समय की जो भी रचनाएं हैं ना, उसमें पूरी वल्गरिटी हावी हो जाती है। यही कारण रहा कि 1642 में थिएटर्स बैन हो गए इंग्लैंड में। दोस्तों कुछ डेवलपमेंट भी हुए, जैसे रिवेंज ट्रेजेडी फ्लोरिस्ट। इस टाइम में रिवेंज ट्रेजेडी फ्लोरिस्ट हुई, लेकिन इसका जो थीम था, सब्जेक्ट था, वो ग्रांड स्टाइल वाला नहीं रहा, उसमें इमोरालिटी हावी हो गई। मतलब इस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता था कि लग रहा था कि पूरी वल्गरिटी का ही प्रदर्शन हो रहा है प्ले में। प्लेज फीचर्स वायलेंट प्लॉट्स, घोस्ट्स एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, मनोवैज्ञानिक जटिलता को शो किया जाता है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहा वो रहा मेटाफिजिकल पोइट्री का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री किस एज से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत होती है जैकोबियन एज में। ये पोइट्री का जो सेक्शन रहा ये कुछ अच्छा रहा, ड्रामा पे बैन हो गया, लेकिन पोइट्री यहाँ पे फ्लोरिश होती है और न्यू पोइटिक स्टाइल इमर्ज्ड, एक नई काव्य शैली विकसित होती है। यूजिंग इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स, वीट एंड कॉम्प्लेक्स इमेजरी। दोस्तों ये लोग ना कंसीट का खूब प्रयोग करते थे। मेटाफिजिकल जो मेटाफर है खूब ये लोग प्रयोग करते हैं, कंसीट का प्रयोग करते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी वीट से भरी होती है। दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्री पे आगे हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रोज बिकेम मोर पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल। दोस्तों प्रोज का भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन प्रोज जो था ना वो ज़्यादा पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल हो जाता है। राइटर एक्सप्लोर्ड स्टेट क्राफ्ट, रिलीजन एंड ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम इस हर टॉपिक पे MCQs लाएंगे,
उसके बाद हम लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिसिज्म, लिटरेचर के उस हर एक पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा ये जो सेशन है ना, ये कोई इंटरटेनमेंट का सेशन ना है। आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको लिखते चलिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेजर वर्क्स इन ड्रामा। थोड़ा सा हम ड्रामा को देख लेते हैं। याद रखिएगा, ड्रामा पे 1642 में बैन कर दिया जाता है। और दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, ड्रामा की शुरुआत कब होती है? फिर से ड्रामा को रिस्टोर किया जाता है, थिएटर्स फिर से खुल जाते हैं कब और किस एज में? जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। हम दोस्तों बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के एक प्रोमिनेंट राइटर थे, लेकिन कोई भी राइटर किसी एक एज से ही संबंधित ना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी जो अच्छी कृतियाँ थी या जो पीक टाइम था वो उस समय आया, इनकी बहुत सी रचनाएं आती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं इनकी आती हैं जैकोबियन एज में भी, ये याद रखिएगा। जैसे ऑल्दो शेक्सपियर्स कैरियर बिगन इन द एलिजाबेथन एरा, इनका जो कैरियर शुरू होता है एलिजाबेथन एरा में। हिज लेटर प्लेज ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड टूक ऑन डार्कर टोन्स, लेकिन बाद की जो रचनाएं वो डार्कर टोन्स ग्रहण कर लेती हैं। ही इज ऑल्सो रिफर्ड एज द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि इन्हें इंग्लैंड्स नेशनल पोएट के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है। इतना ही नहीं, द बार्ड भी कहा जाता है, अ टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रेट पोएट। और बार्ड किसको कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि जो टर्म द बार्ड है ये किस लिए यूज किया जाता है? टू डिस्क्राइब या टू टेल अ ग्रेट पोएट। और इनको द बार्ड क्यों बोला गया? क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, उससे इसको रिलेट करके। इसके अलावा द स्वीट स्वान ऑफ एवन, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए दोस्तों, द स्वीट स्वान ऑफ एवन, ये भी इनके जन्म से संबंधित है। एज कॉल्ड बाय जॉनसन, और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें बार्ड बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया? अ स्वीट स्वान ऑफ एवोन। ये किसने बोला? बेन जॉनसन ने बोला। और दोस्तों याद रखिएगा बेन जॉनसन के बारे में, ही वॉज फर्स्ट ऑन ऑफिशियल पोएट लॉरिस्ट। ऑन ऑफिशियल याद रखिएगा, फर्स्ट ऑन ऑफिशियल पोएट लॉरिस्ट। वेयर एज वहीं पे यदि हम बात करें फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिस्ट का, तो वो थे दोस्तों जॉन ड्राइडेन। याद रखिएगा जॉन ड्राइडेन। तो कुछ चीजें जो हम लोग बीच बीच में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए की पॉइंट्स हैं। जॉन ड्राइडेन दोस्तों, हम विलियम शेक्सपियर के रचनाओं की बात करें तो दो प्रकार की रचनाएं आती हैं। एक आता है इनका ट्रेजेडी और दूसरा आते हैं रोमांसिक। तो ट्रेजेडी में कौन कौन सा आता है दोस्तों? मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट। दोस्तों लिखे कभी गए हैं, पब्लिश्ड कभी होते हैं और परफॉर्म कभी होते हैं, याद रखिएगा। बस ये नाम याद रखिएगा कि ये जो भी है ना, ये क्या है दोस्तों? ये ट्रेजेडी है, ठीक है। और यहाँ पे रोमांसेज की बात कर, ट्रेजिक कॉमेडी भी बोला जाता है, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल। तो कम से कम दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ये रचना है ना, ये याद होना चाहिए कि ये किस पार्टिकुलर एज में आया और इसके रचनाकार कौन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बेन जॉनसन, अन एंग्री मैन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इनकी रचना जो मास्टरपीस है, वल्पोन, द अल्केमिस्ट, बार्थोलोम्यू फेयर। तो दोस्तों ये कॉमेडी है, याद रखिएगा। ये सॉरी दोस्तों, ये सब इनकी ड्रामा है। ड्रामा में मतलब ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इसमें है, अल्केमिस्ट और बार्थोलोम्यू फेयर। इसके अलावा इनका कुछ कोर्ट मास्क भी आता है, डेवलप्ड इलोबरेटेड परफॉर्मेंस कमिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड डांस। दोस्तों अब हम बात करेंगे थॉमस मिडल्टन और जॉन वेबस्टर। दोस्तों सबसे पहले आप एक जरूर काम करिएगा कि पार्टिकुलर एज, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैकोबियन एज की, जैकोबियन एज की बात कर रहे हैं, तो जैकोबियन एज के जो ड्रामेटिस्ट हैं इनका नाम दोस्तों एक साथ जरूर लिख लीजिएगा। फिर इस एज के यदि हम किसी खास पोएट की बात करें, उनका भी नाम एक साथ लिखिएगा। और फिर पोएट के बाद जो प्रोज वर्क्स आते हैं, प्रोज वर्क्स नॉन फिक्शन, उसमें कौन कौन से राइटर हैं उनका भी नाम लिख लीजिएगा।
ताकि इससे पता चले कि ये खास जो राइटर है ये किस एज से संबंधित है। इससे भी सवाल दोस्तों जो क्रोनोलॉजी वाला है वो आता है, ये बहुत जरूरी है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर राइटर की हम बात कर रहे हैं ये कैसी, ये ड्रामेटिस्ट है कि क्या है, ये प्रोज राइटर है, जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम पूछे कि थॉमस मिडल्टन या जॉन वेबस्टर, तो थॉमस मिडल्टन और जॉन वेबस्टर जो है दोस्तों ये ड्रामेटिस्ट लोग थे। दोस्तों याद रखिएगा मिडल्टन के लिए इनकी एक ट्रेजेडी है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, वीमेन बीवेयर वुमन। दो इनकी ट्रेजेडी याद रखिएगा, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी और वुमन बीवेयर वुमन। दोस्तों वेस्टर्स की डार्क प्लेज है द डचेज ऑफ माल्फी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी हम समरी लेकर आएंगे। और द व्हाइट डेविल, दो रचना का इनका नाम याद रखिएगा, द डचेज ऑफ माल्फी और द व्हाइट डेविल। दोस्तों एक वर्क्स है जिसका नाम है अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, किल्ड विद काइंडनेस। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बीच बीच में जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा, इससे क्या होगा ना, आप वीडियो में इंटरेस्ट ले पाएगा और कुछ चीज़ों को सीख पाइएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस एज को जिस कारण हम पढ़ रहे हैं ना वो है मेटाफिजिकल पोएट्री। जो सवाल आएंगे आपके परीक्षा में ना इस एज से वो इसी पॉइंट से आएंगे। दोस्तों याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटा मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड दिस, अफिजिकल मतलब इस भौतिक युग से, मतलब जो भी कविता होंगी ना इस संसारिक दुनिया की वस्तुओं से अलग होंगी, जिसमें बातें होंगी लव, डेथ, इमोशन, रिलीजन, इन सब मुद्दों पे बात होगी। लेकिन इन सब में वो साइंस के डिस्कवरी, लेटेस्ट डिस्कवरी का भी प्रयोग करेंगे, जियोग्राफिकल फैक्ट्स का भी प्रयोग कर देते हैं और इमोशन को और रीजन को एक साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी चीज़ को तो मेटाफिजिकल पोइट्री दोस्तों कहा जाता है। जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ स्टाइल ऑफ पोइट्री दैट इमर्ज्ड इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज। दोस्तों 16वीं शताब्दी के अंत तक और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नई प्रकार की कविता की शुरुआत होती है जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री। इट इज नॉन फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ। ये किस लिए जाना जाता है, अपने इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए जाना जाता है। इसमें क्या है, यूजेज ऑफ विट और कंसीट। कंसीट क्या है दोस्तों, मतलब मेटाफर का एक्सेसिव यूज, बहुत ज़्यादा मेटाफर का यूज कह सकते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर्स, पैराडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्स इमेजरी। दोस्तों ये जो भी है ना लिटरेरी टर्म्स है इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टर्म है ना आपका मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल जॉनसन in the 18th century to describe poets who combined philosophy with poetry। माने एक ऐसे कवियों के ग्रुप को वर्णन करने के लिए वो करते हैं जो क्या करते थे, जो दर्शन को न काव्य से कंबाइन किए। मेटाफिजिकल पोइट्री इज हाईली इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव पोएटिक मूवमेंट। याद रखिएगा यह बहुत ज़्यादा बौद्धिक और काल्पनिक पोएटिक मूवमेंट के रूप में इसको याद रखा जाता है। That explored themes of love, जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रेम का विषय, रिलीजन, धर्म एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू द कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जॉन डॉन रिमाइंस इट्स मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट, इंस्पायरिंग लेटर पोएट्स एंड क्रिटिक्स। इस ग्रुप का जो हेड पोएट थे ना, जिन्हें फादर ऑफ या पायनियर ऑफ कह सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री, फादर ऑफ या पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, वो थे दोस्तों याद रखिएगा जॉन डॉन। जॉन डॉन इसके हेड थे जो एक नई प्रकार की कविता शैली को लिखते हैं। और दोस्तों इसके बारे में अलग अलग लोगों का कुछ विचार है, वो याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्स में मुख्य राइटर्स कौन है। और ये लिस्ट दोस्तों ने इनका नाम आप याद रखिएगा कि कौन कौन से जो राइटर है मेटाफिजिकल पोएट्स है। जैसे परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें क्वेश्चन रहेगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट, और 4 में एक राइटर दूसरे ग्रुप से आ जाएंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको इन सारे राइटर्स का नाम याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा सबसे जो बड़ा नाम है मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में
तो वो है जॉन डॉन। इनकी कुछ प्रमुख वर्क्स हैं, हर राइटर के कुछ मेजर वर्क्स का दोस्तों कम से कम जरूर नाम आप पहले याद करिएगा। पहले किसी राइटर का वर्क्स का समरी जानने से पहले उस एज के महत्वपूर्ण जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स का पहले आप नाम याद करिए, क्योंकि 50% सवाल तो यही रहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क्स का रचनाकार कौन है। जैसे जॉन डॉन की जो पोएम है द फ्ली, हॉली सॉनेट्स, द गुड मारो, द कैनोनाइजेशन। फिर दोस्तों नाम आता है जॉर्ज हर्बर्ट का, इनका द कॉलर और ईस्टर विंग्स। एंड्रयू मार्वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है दोस्तों। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, द गार्डन अन हेरोसियन, ओड अपन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। एक दोस्तों पॉलिटिकल पोएम है, तो दोस्तों कम से कम इसका जरूर नाम याद रखिएगा, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। फिर है हेनरी वोगान, द रिट्रीट, दे आर ऑल गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। रिचार्ड क्रैशो, द फ्लेमिंग हार्ट या हिम टू सन ट्रेसा। और अब्राहम काउली, द मिस्ट्रेस। तो दोस्तों कम से कम इन राइटर्स का नाम 1-2 बार लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का चर्चा करेंगे जो एक क्रिटिसिज्म का है या लोगों का विचार का है मेटाफिजिकल पोएट्री पे। वो है सबसे पहला जो दोस्तों नाम आता है वह नाम है सैमुअल जॉनसन। ही क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। याद रखिएगा इन्हीं ने मेटाफिजिकल जो टर्म है इसको पहली बार दिया, पॉपुलर किया। इन हिज बुक, याद रखिए कहाँ पे पूछा जाए कि इन हिज बुक, उस पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। उस किताब का नाम है लाइफ ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसमें इन्होंने इस टर्म को मेटाफिजिकल पोएट्स के टर्म को क्वाइन किया। और ये कोई पॉजिटिव ना था, कहते हैं ही क्रिटिसाइज देयर स्टाइल सेइंग दैट द मोस्ट हेट्रोजेनस आइडियाज आर yoked by violence together. He believed their poetry was too intellectual. वो कहते हैं कि उनकी जो पोइट्री है ना काफ़ी बौद्धिक वाले थे लेकिन अननेचुरल थे, लैकिंग स्मूथनेस एंड इमोशनल डेप्थ। इनकी कविताओं में कोई भी भावनात्मक गहराई नहीं मिलेगी, ये मानना था सैमुअल जॉनसन का। दोस्तों बस इतना याद रखिएगा कि सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स नामक शब्द को क्वाइन किया था अपनी एक पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है एक बार कमेंट में लिख दीजिए ताकि याद हो जाए, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। दोस्तों उसके बाद जो अगला नाम आता है जॉन ड्राइडेन का। याद रखिएगा जॉन ड्राइडेन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट लॉरेट्स ऑफ इंग्लैंड। ही क्रिटिसाइज्ड डॉन्स स्टाइल। ही सेड अबाउट जॉन डॉन दैट ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। याद रखिएगा ही कहते हैं ही अफेक्ट्स, उसने प्रभावित किया है, नॉट ओनली हिज सटायर्स, केवल अपने सटायर्स व्यंगों के माध्यम से नहीं, बट इन हिज एमरस वर्सेस वेयर नेचर ओनली शुड रेन। तो एक निगेटिव कमेंट है। जॉन ड्राइडेन किसको कहते हैं, जॉन डन को कहते हैं कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली हिज सटायर्स बट इन हिज एमरस वर्सेस। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है हर्बर्ट गैरिसन। दोस्तों इन्होंने कुछ पक्ष में बोला है, डिफेंड करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स को, कहते हैं ये क्या कहते हैं, ही कॉल्ड देम, मेटाफिजिकल पोएट्स को क्या बोले, पोएट्स ऑफ पैशनेट थिंकिंग। याद रखिएगा पैशनेट थिंकिंग के कवि बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट के ग्रुप को। और देन कम्स द टाइम ऑफ टी.एस. इलियट। दोस्तों टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्ट्रेंस इलियट। दोस्तों कहते हैं कि ही प्रेज देयर एबिलिटी टू ब्लेंड इंटेलेक्ट एंड इमोशन, कॉलिंग इट यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो टी.एस. इलियट थे दोस्तों वो क्या करते हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट हैं उनकी एक लेखन शैली थी जो वे लोग इमोशन को और इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, तर्क को एक साथ अपने कविताओं में एक्सप्लेन करते थे। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं राइटर, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये किसने दिया है। ऑप्शन यही रह जाएगा, टी.एस. इलियट,
जॉन ड्राइडेन, सैमुअल जॉनसन और नॉन ऑफ दीज। एक और ऑप्शन रहेगा आपके बीपीएससी टीआरई 4 में, मोर देन वन। तो आपका आंसर क्या होगा? टीएस इलियट। अब दोस्तों ये जो टर्म है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा टीएस इलियट का एक एसे आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। टीएस इलियट का एक एसे आता है जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स। और ये कब आता है, इसका डेट भी याद रखिएगा, ये 1921 में आता है, ठीक है। और ये जॉन डॉन को प्रेज करते हैं उनकी की जो थॉट्स, इमोशन, इंटेलेक्ट और फीलिंग्स, रीजन एंड पैशन को अपनी कविताओं में एक्सप्लेन करते हैं, उसी को एक प्रशंसा करते हैं। और कहाँ पे इनकी जो एसे है, एसे का ही नाम है मेटाफिजिकल पोएट्स। कब आया? 1921 में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है? संवेदनशीलता का एकीकरण। उनके अनुसार जो बौद्धिकता है, विचार है और जो भावना है, इस दोनों को एक साथ को एक्सप्लेन कर देना ही दोस्तों क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। किसने दिया है इस टर्म को, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को? तो टीएस इलियट ने दिया है। किनके लिए? तो मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए दिए है, ठीक है दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैवेलियर पोएट्स की। कैवेलियर पोएट्स मतलब याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई पूछे कि हु वेयर कैवेलियर्स, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। द कैवेलियर पोएट्स वेयर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स। 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवियों का एक ग्रुप था। और वो कौन थे? हु वेयर सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्टर को कहा जाता है दोस्तों कैवेलियर पोएट्स। दे वेर कॉल्ड कैवेलियर बिकॉज दे वेर रॉयलिस्ट्स opposing the Puritans. Their poetry reflected them themes of love, loyalty, beauty, honor and pleasure of life. इनकी जो कविता है उसमें क्या मिलेगा आपको? वफादारी, प्रेम, सुंदरता और जीवन का आनंद मिलेगा। They wrote in a graceful, elegant and simple style. वो बड़ी ही साधारण सी भाषा में लिखते थे। Often celebrating the ideas of chivalry and courtly love, unlike metaphysical poets who used complex arguments। वहीं पे जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे जो कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट्स का प्रयोग करते थे एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ का, द कैवेलियर्स फोकस ऑन क्लियरिटी, डायरेक्टनेस एंड कार्प डाइम, सीज द डे थीम्स। मतलब बड़ी ही सीधा साधा भाषा में वो लोग अपने बातों को रखने का प्रयास करते हैं। तो कैवेलियर पोएट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों जो मेजर कैवेलियर पोएट्स हैं उनमें सबसे जो पहला नाम आता है रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लॉवलेस, थॉमस क्रिव और सर जॉन सकलिंग। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का भी नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। जो सबसे पहला नाम है इनके रचना का रॉबर्ट हेरिक का, वो है आपका द वर्जिन्स और टू मेक मच ऑफ टाइम, दो रचना है। फिर रिचार्ड लॉवलेस द एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, पहला रचना है। दूसरा है टू लुकास्टा, ये याद रखिएगा, टू लुकास्टा पूछा जाता है दोस्तों। एक नाम इन लोगों का याद रखिएगा और एक दो रचना का नाम यहाँ पे है, बस याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ आप याद भी नहीं कर पाएंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ों को देखते चलिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेजर प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क्स ऑफ जैकोबियन पीरियड। तो जैकोबियन पीरियड के कुछ हम लोग मेजर राइटर्स को देखेंगे, प्रोज राइटर्स का। दोस्तों इसमें नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में जाना जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन? फ्रांसिस बेकन। फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, तो ये भी जो फ्रांसिस बेकन होगा। दोस्तों ही इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड एंड प्रैक्टिस फिलॉसफी। इनकी दोस्तों जो फेमस रचनाएं वो है एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोवम अर्गनम, न्यू अटलांटिस जो पब्लिश होता है पोस्थुमस, जिसमें क्या है यूटोपियन फिक्शन अबाउट द साइंटिफिक प्रोग्रेस। बस कम से कम इतना याद होना चाहिए कि फ्रांसिस बेकन किस एज से हैं,
तो जैकोबियन एज से हैं और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में कंसीडर किया जाता है। देन वी टॉक अबाउट द किंग जेम्स बाइबल। कब आता है दोस्तों? 1611 में आता है। कमीशन बाय किंग जेम्स फर्स्ट। दिस ट्रांसलेशन इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश प्रोज। इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश प्रोज के एक मास्टरपीस के रूप में कंसिडर किया जाता है। इट्स रिदमिक एंड पोएटिक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर फॉर सेंचुरीज। इसकी जो रिदम थे और पोइटिकल भाषा थी ना, वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य को प्रभावित करती रही। एंड इट बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। और बाइबल का सबसे अच्छा ट्रांसलेशन माना जाता है किंग जेम्स बाइबल को, जो 1611 में आता है। और दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि जो बाइबिल है इसका ओरिजिनल भाषा क्या था, जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे रॉबर्ट बुर्टन का। ही इज नॉन फॉर हिज साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इनको जाना जाता है। इनकी जो फेमस रचना है द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, दोस्तों रचना का नाम याद रखिएगा और राइटर का नाम। अ डीप एनालिसिस ऑफ डिप्रेशन, साइंस एंड फिलोसफी। अब दोस्तों जैकोबियन एज के जो प्रोज राइटर की चर्चा हो रही है ना दोस्तों, इनका भी नाम एक जगह जरूर लिख लीजिएगा। सर वाल्टर रीले। ही वॉज अ कोर्टियर सोल्जर एंड हिस्टोरियन हु रोट हिस्टोरिकल एंड एक्सप्लोरेटरी प्रोज। याद रखिएगा हिस्टोरिकल प्रोज लिखते थे। इनकी रचना काफी फेमस है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल वर्क कवरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन का आप एंजॉय ले रहे होंगे, अपना नोट्स अच्छा से बना रहे होंगे वीडियो को पॉज करके। जैसे ही दोस्तों आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, तो एमसीक्यूज का सीरीज शुरू होगा, वो भी प्रीवियस ईयर से सवाल। दोस्तों हम अभी वर्क कर रहे हैं, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज बनाते चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर का सवाल ज़्यादा रखे, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। थॉमस डेकर। ही वॉज अ प्ले राइट, पैम्फलेटियर, नॉन फॉर सोशल कमेंट्री इन प्रोज। फेमस वर्क है द गर्ल्स हॉर्न बुक, अ सैटारिकल गाइड ऑन हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। एक सैटारिकल गाइड है। फिर है जॉन फ्लोरियो। ही इज नॉन फॉर ट्रांसलेटिंग मोंटेग्नीज एसे इनटू इंग्लिश। इनको जाना जाता है मोंटेग्नी के एसे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इनकी रचना है मोंटेग्नीज एसे ट्रांसलेशन, और ही हेल्प पॉपुलराइजिंग द एसे फॉर्म इन इंग्लैंड। और एसे फॉर्म को ये भी पॉपुलर होने में मदद करते हैं। और दोस्तों एट द लास्ट सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि द जैकोबियन एज वाज अ टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, लिटरेरी ब्रिलियंस एंड सोशल टर्मोइल, व्हाइल ड्रामा टर्न डार्कर। अब यहाँ पे ड्रामा में ठहराव आ जाता है। पोइट्री बिकम मोर फिलोसफिकल। जो कविता थी, काव्य थी, बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो जाती है, जैसे आपका मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाते हैं। एंड प्रोज एक्सप्लोर्ड साइंस, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। आज जो प्रोज की रचनाएं हैं ये विज्ञान को भी डेवलपमेंट का है, उसका साथी बनता है, पॉलिटिक्स को भी इसमें समाहित करता है और ह्यूमन नेचर को। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द कैरोलाइन एंड रेस्टोरेशन पीरियड्स दैट फॉलोड। और दोस्तों आपका जैसे हम रीनेसां में कहें तो आपका एलिजाबेथन होगा। फिर क्या आता है दोस्तों? जैकोबियन आता है। जैकोबियन के बाद कैरोलाइन आएगा और कैरोलाइन के बाद क्या आएगा? रेस्टोरेशन आएगा। तो आप एज का क्रम भी याद रखिएगा और किस एज के कौन से राइटर हैं, कौन से किंग्स थे और प्रोमिनेंट राइटर कौन थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम हर एज को इस ढंग से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपके साथ कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं। हम पार्टिकुलर एज का जो आपका लिटरेचर है, जैसे आपका प्रोज का डेवलपमेंट है, पोइट्री का डेवलपमेंट है, फिर ड्रामा में क्या वर्क्स आते हैं और उसके खास जो राइटर्स हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल को दोस्तों सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।